11th में होंगे उनको लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर आप 11वीं कक्षा में हो अभी तो काइंडली आप कैलकुलस जो मैथमेटिक्स का है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। साथ ही साथ वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, इतना 4-5 जो टॉपिक मैंने बोला है इसको अच्छे से कर लेना, तभी रोटेशनल डायनेमिक्स के प्रॉब्लम बनेंगे। तो आपको जैसे आप मेरे से सपोर्ट ले रहे हो, फिजिक्स में लेते हो, मैथमेटिक्स में लेते हो, तो आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो तो उसमें आपको एक प्लस ही करेगा, ऐड ही करेगा। देखिए, आप फिजिक्स पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, जेई के लिए सब चीज में एक ही फॉर्मूला यूज होता है कि आप अपने डाउट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं डे बाय डे कि पाइल अप हो रहे हैं। अगर पाइल अप हो रहा है तो वो एक इंडिकेशन है कि आपको अलर्ट मोड में करने का है ना। तो अगर आप अलर्ट हो जाते हैं टाइम के रहते रहते तो फिर आपका पढ़ाई करने में आगे मन लगेगा। अदरवाइज क्या है कि टॉपिक से आपका जो रिश्ता है ना वो बन नहीं पाएगा और खराब सा लगेगा। कि मान लो कि फिजिक्स के भीतर में आप है सो सबसे पहला टॉपिक आता है वेक्टर्स, और किसी कारण से आपने वेक्टर्स को अच्छे से नहीं करा, राइट। लेट अस सपोज वन एग्जांपल। अब वेक्टर्स अच्छे से नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका काइनेमेटिक्स नहीं समझ में आएगा। काइनेमेटिक्स अच्छे से नहीं करोगे तो न्यूटन्स लॉज नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब निकालना पड़ता है। न्यूटन्स लॉज नहीं समझ में आएगा, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन नहीं समझ में आएगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो फिर आपको वर्क एनर्जी पावर नहीं समझ में आएगा। वर्क एनर्जी पावर नहीं समझ में आएगा तो उसी में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है। आगे आगे पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स एक ऐसा समुद्र है ना। रोटेशनल डायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े 11th में होंगे उनको लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर आप 11वीं कक्षा में हो अभी तो काइंडली आप कैलकुलस जो मैथमेटिक्स का है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। साथ ही साथ वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, इतना 4-5 जो टॉपिक मैंने बोला है इसको अच्छे से कर लेना, तभी रोटेशनल डायनेमिक्स के प्रॉब्लम बनेंगे। और इवन रोटेशन का क्या, हम ऐसे ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, आपको जेई में है, जेई में हम लोग क्वेश्चन बनवाते हैं, जेई एडवांस में, मेंस में, सब जगह पूछता है, जिसमें कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको यूज होते हैं। तो उन क्वेश्चन को कैसे करोगे, जब आप पीछे के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करोगे तभी तो। देखो ये क्या होता है ना, ट्रेल होता है, डाउट्स का भी ट्रेल चलता है। लेट अस सपोज कि आपका फिजिक्स में अगर बात कर रहे हैं, अब बच्चों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ये चीज आप लोग को कैसा लग रहा है कि आप अपना दर्द सुना रहे हो, जहां जहां डाउट हो रहा है, ठीक फील कर रहे हो अभी? हाँ, ठीक कर रहे हैं सर। एटलीस्ट आपको एक, हाँ, हाँ जी बोलिए। अच्छा फील करते हैं सर। हाँ, तो एक चीज है ना कि आप टीचर जो आपको क्वेश्चन बताएगा, दैट इज बाद की बात है। पहले है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्शन तो बन रहा है ना, आप बोलकर पूछ तो पा रहे हो, आपको ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोलकर घर से बोलोगे और यहाँ पे हम आपका डाउट को समझ पाएंगे। तो फिजिक्स में भी आप देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स को आपको करने के बाद काइनेमेटिक्स कर। ये आवाज मेरी बाउंस क्यों कर रही है, आपने यूट्यूब खोला हुआ है क्या? नहीं नहीं, ओके, मतलब कनेक्ट हुआ है ना, माइक दूर है मुझसे। ओके, ओके, ओके। तो YouTube अगर किसी दूसरे मोबाइल में खोलते भी है ना तो काइंडली आप क्या करेंगे, उसको म्यूट कर लेंगे, अदरवाइज YouTube से जो आवाज आएगा वो डायरेक्टली वो अपने स्टूडियो में आ जाएगा, है ना। तो काइनेमेटिक्स करने के बाद आपको न्यूटन्स लॉज करोगे, न्यूटन्स लॉज करने के बाद वर्क एनर्जी पावर करोगे, है ना। वर्क एनर्जी पावर में ही आपको इसके बाद आप कोलिजन के प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन करोगे, फिर सेंटर ऑफ मास करोगे, है ना। सेंटर ऑफ मास करने के बाद आप रोटेशनल डायनेमिक्स करोगे, रोटेशनल डायनेमिक्स। इतना पूरा आप काम कर लेंगे ना तो फिर यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चे, एडवांस 3 to 4 क्वेश्चंस जो है ना जेई एडवांस के भीतर में भी आता है। 3 to 4 क्वेश्चंस जेई एडवांस के भीतर आता है ये, ठीक है।